पाकिस्तान में एक बार फिर मार्शल लॉ लगने की आशंका तेज हो गई, यानी वहां की सत्ता एक बार फिर सेना के हाथों में जा सकती है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक की आशंका खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जताई, जिनके मुताबिक पाकिस्तान धीरे धीरे मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि पाकिस्तान में बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से वहां मार्शल लॉ भी लगाया जा सकता है। यानी वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सत्ता सेना के हाथों में सौंपी जा सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो पहले से ही बदहाल पाकिस्तान पूरी तरह गर्त में चला जाएगा। वहां गृह युद्ध भी छिड़ सकता है, क्योंकि मार्शल लॉ लगने के बाद देश के नागरिकों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। सेना जब चाहेगी तब कर्फ्यू लगा देगी या सेंसरशिप लागू कर देगी। यही नहीं, सेना किसी की भी संपत्ति जब्त कर सकेगी और किसी को भी जेल में डाल सकेगी। और इसी वजह से माना जा रहा है कि पाकिस्तान में इस बार अगर सेना का शासन आया तो ये उसके लिए घातक होगा, क्योंकि वो पहले से ही गृह युद्ध जैसे हालात से जूझ रहा है। वहां के लोग रोटी के लिए सड़कों पर है और पाकिस्तान का खजाना भी खाली है। ऐसे में सेना के शासन के बारे में सोचकर ही पाकिस्तान के लोगों की रूह कांप रही है, क्योंकि ऐसी बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री ही कह रहे हैं। यानी ये आशंका सच भी साबित हो सकती है। इस बीच इमरान खान ने बिलावल भुट्टो पर निशाना भी साध दिया। जो चाहते हैं मार्शल लॉ लगे, उनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। उधर पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी इस बात को नकार नहीं रहे हैं कि वहाँ सेना सत्ता अपने हाथों में ले सकती है। खबर के मुताबिक इसके लिए सेना वहाँ के लोगों को भड़काने में जुटी है, और वो उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को वहाँ के नेता संभाल नहीं सकते। इस बीच पाकिस्तान में भूख से बेहाल जनता को राहत देने के लिए लाई गई मुफ्त आटे की योजना पर सवाल खड़े होने लगे। पाकिस्तान के डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां के अधिकारी और एक्सपर्ट इस योजना को लोगों के लिए खतरा बता रहे हैं, क्योंकि मुफ्त आटे की एक बोरी पाने के लिए भी लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में भुखमरी का ये आलम है कि मुफ्त आटे की बोरी बांटने के लिए बनाए गए सेंटरों पर हजारों लोग जुट रहे हैं। कई घंटों तक लाइनों में लगने के बाद जब आटा नहीं मिल रहा है तो ऐसी जगहों पर भगदड़ मच रही है। खबर के मुताबिक रमजान के महीने में ही अब तक वहां 11 से ज्यादा लोगों की मौत मुफ्त आटे के लिए मची भगदड़ की वजह से हो चुकी है। और इसीलिए अब शहबाज सरकार की इस योजना पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान में मुफ्त आटे की योजना बंद की जाएगी, वहां दंगे जैसे हालात हो जाएंगे, जिससे निपटना शहबाज सरकार के लिए आसान नहीं होगा। वहीं रमजान के महीने में बदहाली झेल रहे पाकिस्तान की मदद के लिए सऊदी अरब तैयार हो गया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब IMF में पाकिस्तान का गारंटर बनेगा, जिसके बाद IMF से पाकिस्तान को $200 करोड़ यानी 50,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिल सकते हैं, जो तिल तिल कर मर रहे पाकिस्तान के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कंगाली के ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां से निकल पाना उसके लिए आसान नहीं है। आसमान छूती महंगाई की वजह से वहां रमजान के महीने में भी जनता की थाली खाली है। सड़कों पर आटे और दाल के लिए मारामारी मची है। लोग आटे की बोरियां देखते ही उन पर टूट रहे हैं, लेकिन अपनी जनता के ऐसे बुरे दिन देखकर भी शहबाज शरीफ हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। और इसी वजह से उन्होंने कई बार मदद के लिए सऊदी अरब के आगे झोली फैलाई, जिसके बाद खबर है कि वो पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार हो गया। और पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने IMF से कह दिया कि वो पाकिस्तान को उसकी गारंटी पर फंड दे दे, यानी अगर IMF से मिले पैसे पाकिस्तान नहीं लौटा पाया तो उसे सऊदी अरब लौटाएगा। हालांकि पाकिस्तान का गारंटर बनना भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि आने वाले कई साल में वो किसी का भी कर्ज लौटा भी पाएगा। लेकिन सऊदी अरब ने ये खतरा भी उठा लिया और कई महीनों तक पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद आखिरकार उसने उसकी मदद कर दी। खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने IMF से पाकिस्तान को फंड देने के लिए कह दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को $200 करोड़ यानी पाकिस्तानी रुपयों में 50,000 करोड़ मिल सकते हैं, जो फौरी तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत भरी खबर होगी। लेकिन उसे पूरी तरह उभरने के लिए अब भी IMF के बेल आउट पैकेज का इंतजार है। लेकिन जब तक पाकिस्तान IMF की शर्तों को पूरा नहीं करता, उसके लिए दिवालिया होने से बचना मुश्किल होगा। इस बीच यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो देश पोलैंड ने कसम खाई कि वो रूस को हराने के लिए यूक्रेन के साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। इसके लिए पोलैंड ने जो ऐलान किया वो पुतिन की भी नींद उड़ा सकता है, क्योंकि पोलैंड एक दो नहीं बल्कि कुल 28 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने वाला है। और पोलैंड के ये MiG-29 फाइटर जेट आसमान से दुश्मनों पर मौत बरसाने के लिए जाने जाते हैं। एक बार ये जिस इलाके में पहुंच जाते हैं, वहां इनके हमले के बाद सिर्फ तबाही ही नजर आती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पोलैंड ने जंग में वो काम कर दिया है जो अमेरिका भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसने ज़ेलेंस्की की मनमांगी मुराद पूरी कर दी। और ऐसा तब हुआ जब ज़ेलेंस्की खुद एक रोज पहले वहां की राजधानी वार्सा पहुंचे, जिनके सामने ही पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेई दुदा ने पुतिन के खिलाफ ताल ठोक दी, क्योंकि पोलैंड ने भी कसम खा रखी है कि वो रूस को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। वो भी यही चाहता है कि जंग में पुतिन जल्द घुटने टेक दें। और इसीलिए वो अपने सभी MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने के लिए राजी हो गया, क्योंकि पोलैंड भी ये समझता है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला निशाना वो भी बन सकता है। पुतिन कभी भी उसे अपने गुस्से का शिकार बना सकते हैं।
और इसीलिए ये नेटो देश अब खुलकर रूस से दो हाथ करने के लिए तैयार दिख रहा है। यही वजह है कि जब अमेरिका जैसे देश ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया, तब पोलैंड सामने आया। które w tej chwili są w przygotowaniu w tym zakresie. पोलैंड के मुताबिक उसने अब तक कुल 8 MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन भेज दिए, जबकि वो कुछ ही दिनों में 6 और MiG-29 वहां भेजेगा। इसके बाद पोलैंड ने वादा किया कि वो बचे हुए 14 लड़ाकू विमान भी यूक्रेन को दे देगा, जो जंग में रूस को मात देने के लिए यूक्रेन की सेना की मदद करेंगे, ताकि उसके पड़ोस में पैदा हो रहे खतरे को भी खत्म किया जा सके। असल में पुतिन आने वाले दिनों में बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करने जा रहे हैं, जिसकी सीमा पोलैंड से लगती है। और पुतिन के इसी ऐलान के बाद पोलैंड की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि जंग में यूक्रेन की मदद करने के बाद से ही रूस उससे खार खाए बैठा है, जिसने इस बात की आशंका बढ़ा दी कि यूक्रेन की हार के बाद पुतिन पोलैंड की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि पोलैंड नेटो का सदस्य देश है, इसलिए उस पर यूक्रेन की तरह हमला बोल पाना रूस के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन पुतिन को जानने वाले ये मानते हैं कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए पोलैंड यूक्रेन की मदद लड़ाकू विमानों से भी कर रहा है, ताकि यूक्रेन ही रूस को शिकस्त दे दे। इसके साथ ही जंग के इस वक्त में यूक्रेन को फाइटर जेट की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रूस ने युद्ध में अपने सुखोई लड़ाकू विमानों को उतार रखा है, जो आसमान से हमला बोलकर जमीन पर लड़ रही रूसी सेना की मदद करते हैं, और यूक्रेन सिर्फ हाथ मलता रह जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस के सुखोई को जवाब देने के लिए उसके पास खतरनाक फाइटर जेट की भारी कमी है, जिसे पूरा करने का बीड़ा पोलैंड ने उठाया, और वो अपने सभी MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को दे रहा है। इसके साथ ही उसने बड़े पैमाने पर दूसरे हथियार देकर भी रूस को झटका देने की तैयारी की है। और वॉर्सो पहुंचे ज़ेलेंस्की ने पोलैंड के उन हथियारों की एक झलक भी देखी, जो आने वाले दिनों में यूक्रेन पहुंचकर रूसी सेना की नींद उड़ाने वाले हैं। वहां ज़ेलेंस्की के साथ पोलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे, जिन्होंने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियारों के बारे में जानकारी दी। पोलैंड के मुताबिक वो जल्द ही बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां, मोर्टर और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजेगा, जिसके लिए ज़ेलेंस्की ने पोलैंड को शुक्रिया भी कहा। Важливий продукт, який захищає українське життя. पोलैंड ने ज़ेलेंस्की से ये वादा भी किया कि वो आगे भी हर तरह से उनके साथ खड़ा है, यानी जब तक युद्ध में रूस हार नहीं मान जाएगा, पोलैंड यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। इधर महाराष्ट्र के जुन्नर इलाके में पारंपरिक ब्रह्मनाथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जुटे और एक बैलगाड़ी के साथ साथ चलते नजर आए, जिसमें ऊंचाई पर एक डंडा लगा था। बैलगाड़ी पर लगे डंडे के दोनों ओर कई लोग रस्सियों को पकड़कर घूम रहे थे। परंपरा के तहत हर साल लोग इसी तरह यात्रा में डंडे के सहारे घूमते हैं, लेकिन इस बार हादसा हो गया जब बैलगाड़ी के ऊपर लगा डंडा टूट गया और लोग अचानक ऊंचाई से जमीन पर गिर गए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद पुलिस को पता चला है कि दीपक बॉक्सर बहुत जल्द मेक्सिको से अमेरिका पहुंचने वाला था। लेकिन पुलिस की कोशिश अब यह जानने की है कि आखिर वो कौन लोग थे जिनकी जान लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को दीपक बॉक्सर की जरूरत थी। पुलिस की कोशिश ये पता लगाने की भी है कि आखिर दीपक बॉक्सर को बचाने पर लॉरेंस बिश्नोई ने 80 लाख रुपए क्यों खर्च कर दिए। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग जल्द से जल्द रास्ते से हटाना चाहता है। अब तक ये भी साफ नहीं है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के ऑफर पर दीपक बॉक्सर राजी क्यों हुआ। लेकिन इतना जरूर तय है कि दीपक बॉक्सर के मेक्सिको पहुंचने के पीछे का पूरा खेल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही रचा था। और अंदेशा जताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर बम्बिहा गैंग के कुछ लोग भी हो सकते हैं। इसके अलावा टिल्लू गैंग और नीरज गैंग के बदमाश भी दीपक बॉक्सर के टारगेट हो सकते हैं, जिनके खात्मे के लिए लॉरेंस ने दीपक को सिर्फ मेक्सिको नहीं बल्कि अमेरिका तक पहुंचाने का प्लान बना लिया था। खबर है कि दीपक जनवरी में ही दुबई पहुंच गया था। दुबई में वो अलग अलग होटल में कुछ दिनों तक रुका और फिर कजाकिस्तान के शहर अलमाटी पहुंच गया। अलमाटी में वो कई हफ्तों तक अलग अलग होटलों में ठहरा और 2 फरवरी को तुर्की पहुंच गया। तुर्की में भी दीपक कई दिनों तक छिपा रहा, लेकिन तुर्की के बाद तो वो मध्य अमेरिका पहुंच गया। मध्य अमेरिका में वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंच गया। इसके बाद भी वो कई शहरों में घूमता हुआ एल सल्वाडोर पहुंच गया। खबर है कि अब तक वो एक और फर्जी पासपोर्ट बनवा चुका था। एल सल्वाडोर से वो किराए की कार से ग्वाटेमाला पहुंचा। ग्वाटेमाला एल सल्वाडोर के उत्तर में है और नक्शे में मेक्सिको के ठीक नीचे है। फिर एक ट्रक में छिपकर बेहद शातिराना अंदाज में दीपक बॉक्सर मेक्सिको पहुंच गया। लेकिन